इंडियन पॉलिटी शुरू किए थे और 5-6 वीडियो के माध्यम से मौलिक अधिकार तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज नीति निर्देशक सिद्धांत यानी नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो भी आप समझते हैं, जो भी आप जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए ये और एक बात बता देते हैं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, तो इससे पहले आप पिछला वीडियो भी देख लिया कीजिए। वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वो वीडियो आप चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक में क्या क्या है। नीति निर्देशक सिद्धांत में सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। क्या है भाई? भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत एक ही बात है, दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं। सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन या सिद्धांत का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका फुल फॉर्म होता है। तो यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिया गया है। कितना आसान बात है कि क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में वर्णन भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में मिलता है। अगला लाइन क्या है सर? भारत में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। प्रेरित शब्द कैसे काहे लिखते हैं सर? आपको बताते हैं कि लिया गया है, दिया गया है, ये सब आप देख चुके हैं और उसको भूलने का प्रयास कीजिए। आप लोग भूलने का प्रयास कीजिए। आप प्रेरित है जैसे शब्द का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम देख के किसी को ग्रहण किए हैं, उसके अच्छाइयों को अच्छा लगा, इसलिए हम अपने संविधान में इसको स्थान दिए। किसको सर? नीति निर्देशक तत्व को। कहाँ स्थान दिए हैं सर? भाग 4 में। किस अनुच्छेद के तहत? 36 से 51 में। किस देश से सर प्रेरित होके? आयरलैंड के। आयरलैंड को आयरिश संविधान भी कहा जाता है, आयरिश संविधान भी। तो कहीं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आयरलैंड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आयरिश आप मारिएगा। आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। क्या सर? नीति निर्देशक तत्व यानी संविधान का डीपीएसपी भाग। समझे? इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या है सर? ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसे संविधान में क्यों स्थान मिला था सर? तो उद्देश्य क्या है इसका? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब जनता के हितों की बात करना, जनता के कल्याणों की बात करना। समझे? जनता के कल्याणों की बात करना। आर्थिक सामाजिक और लोकतांत्रिक होना चाहिए था, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना। आर्थिक सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना। ये बात और एडिटिंग में मिस हुआ होगा। समझे? तो इसका उद्देश्य क्या है सर? लोक कल्याणकारी राज्य, अर्थात राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोकतांत्रिक कोई राजनीतिक आप कह सकते हैं, इस रूप पे राज्य की स्थापना करना है। समझ में? जागरूकता फैलाना है भारत के लोगों में। अनुच्छेद 36 क्या कहता है ये समझते हैं कि एक अनुच्छेद को, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। देखिए अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, आपको मिलेगा अनुच्छेद 12 में भी। अनुच्छेद 12 में भी राज्य का परिभाषा मिलेगा। अनुच्छेद 5 में भी राज्य का परिभाषा आपको मिलेगा। अनुच्छेद 5 में भी राज्य का परिभाषा मिलेगा। तो अचरज की बात नहीं है। तो आप सोचेंगे सर एक ही बात को 20 बार क्यों लिखा गया है? देखिए बदलाव है, ये नहीं कि जो बात सेम अनुच्छेद 12 में है वही बात अनुच्छेद 5 में है, वही बात अनुच्छेद 36 में है। ऐसा आप नहीं कर सकते। कुछ उतार चढ़ाव के साथ स्थान दिया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है सर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में, कहाँ पे सर? न्यायालय में यानी कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं होगा, अर्थात वाद योग्य नहीं होगा। कितना आसान बात है। आइए इस चीज को देखते हैं क्या कहता है। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भी बात लिखा गया है, इस बात का यदि उल्लंघन होता है सरकार के द्वारा तो आप केस नहीं कर सकते हैं। जैसे
मौलिक अधिकार में आप पढ़ें कि अस्पृश्यता का अंत था, तो अस्पृश्यता का अगर अभी भी कोई पालन करता है तो उसके खिलाफ केस करेंगे न्यायालय में, केस जस्टिसेबल होगा, वाद योग्य होगा। आप नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा चीज नहीं देखेंगे। वहां पे समानता का अधिकार था, कहाँ पे? मौलिक अधिकार में। तो समानता का अधिकार का उल्लंघन होने पे हम न्यायालय की दरवाजा खटखटा सकते थे अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भी बात लिखा गया है, तो अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय के दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं होगा। यह कहता है अनुच्छेद 37 कहता है, क्या कहता है सर? यह परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब वाद योग्य नहीं होगा, केस आप नहीं कर सकते हैं। समझे? अनुच्छेद 38 क्या है सर? राज्य सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। किस किस रूप में सर? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। किसको सर? समाज को, राज्य के सभी वर्गों को। समझे? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप न्याय की स्थापना करने का प्रयास करेगा। सामाजिक रूप से, समाज में एक तरह का लोग है नहीं है। आर्थिक रूप से सब कोई, क्या धनी का धनी है या गरीब का गरीबे है, ऐसा है? समाज में सभी तरह का, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग मीडियम क्लास का है, कुछ लोग पूरा अमीर है। तो आर्थिक रूप से समानता लाने का प्रयास करेगी। अगर नहीं ला पाती है सरकार तो आप केस नहीं करेंगे कि भाई अंबानी के पास बहुत रुपया है, अब मेरे पास कम रुपया का है, हम इसी समाज में रहते हैं, आर्थिक समानता लाने की बात करते हैं और आप आर्थिक समानता कहाँ दे पाए, तो आप केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रयास करेगी सरकार। जैसे जो लोग गरीब रह गया है उसे अलग से कोई सपोर्ट करेगी सरकार, बहुत सारा योजना लाएगी गरीब लोगों के लिए, जो विकलांग रह गया उसके लिए, और जो समाज में दबे कुचले लोग रह गया है उसके लिए अलग अलग योजना लाएगी, जिससे आर्थिक सुदृढ़ता पनपे उन लोगों में भी जिसका विकास संभव नहीं हो पाया है। तो सामाजिक रूप से समानता लाने का प्रयास करेगी, न्याय लाने की प्रयास, सामाजिक न्याय करेगी, आर्थिक न्याय करेगी और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास करेगी। यहाँ प्रयास करेगा भाई, प्रयास करेगा। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर प्रयास जब करेगा आर्थिक राजनीतिक समानता लाने का, नहीं करेगा तब सर इसका क्या गारंटी है? तो हम केस ही नहीं कर सकते हैं, तो सरकार तो मनमाना हो जाएगा। तो यही बात है। तो फिर संविधान सभा के सदस्यों BN राव द्वारा कहा गया था, तो ये जनता डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? जनता डिसाइड करेगी। कौन? जनता डिसाइड करेगी। प्रत्येक 5 वर्ष में कौन सा सरकार मेरे लिए, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है ना जी, आम चुनाव। आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव। आम चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। इस चुनाव में डिसाइड करेगी जनता कि हमारे लिए कौन सा सरकार अच्छा योजना लाया है। अगर अच्छा लाया है, मान लीजिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से न्याय देने का प्रयास किया होगा वो सरकार, तो फिर से वो सरकार चुन के आएगा, नहीं तो उसे जनता खदेड़ देगा। समझ में आया? तो ये बात है कि ये योजना सरकार की जिम्मेवारी होती है, सरकार की गारंटी नहीं होती, सरकार की जिम्मेवारी होती है कि हम अच्छे योजनाओं को लाएं। समझे? तो ये बात है। इसमें जितना भी बात है ना, वो योजना से संबंधित है और सरकार के दायित्वों से संबंधित है। सरकार का दायित्व बनता है जनता के लिए। किसके जनता के लिए सर? उस देश की जनता के लिए, जिस देश का ये संविधान है, ये भारत का संविधान है। भारत के जनता के लिए उनका भाई जिम्मेवारी है सरकार का। अगर ऐसा नहीं करता है तो 5 साल में जाइए आप, तो जनता डिसाइड करेगी कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये बात है। आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 39 चलते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है मास्टर? अनुच्छेद 39 कहता है सरकार संसाधनों का उचित वितरण करने का प्रयास करेगा। संसाधन किसे कहते हैं सर? कोयला भी एक संसाधन है, बिजली भी एक संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है। तो जितना भी आप चीज़ देख रहे हैं ना कि जो आपके डेवलप के लिए आपको योगदान दे, वो सभी संसाधन के अंतर्गत आता है। तो आप ये क्या कह रहा है भाई? सरकारी संसाधन, जो भी सरकार का संसाधन है, तो उसमें
समान वितरण यानी उचित वितरण, समान रूप से नहीं, उचित वितरण करने का प्रयास करेगा। और क्या करेगा सर? महिला पुरुष के लिए जीवन यापन के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा। देख रहे हैं कितना अच्छा बात है कि मतलब समान अवसर देगा आपको। समान अवसर कहाँ भाई मिलेगा? देखिए समान अवसर, कुछ लोग गरीब रह जाता है, कुछ लोग अमीर है, कुछ मध्यम वर्गीय है, लेकिन समाज में सबकी हिस्सेदारी समान रूप से रहे, ऐसा अनुच्छेद 39 कहता है। महिला पुरुष को भेदभाव के नज़र से पेमेंट दिया जाता है। हम कई जगह देखे हैं, सरकारी दफ्तरों में तो अब नहीं के बराबर ये सब हो रहा है, लेकिन सामान्य तौर पे देखते हैं गांव घर में एक ही कार्य में लगे हुए महिला और पुरुष का वेतन अलग अलग है। पुरुष का वेतन आपको 400 रुपया लगभग दिहाड़ी मजदूरी मिल जाएगा। महिला के वेतन सेम काम कर रही है, साथ में काम कर रही है, वो 200 रुपया पेमेंट है, 150 रुपया पेमेंट है। तो ये इस खाई को भरना है, प्रयास करेगी। देखिए अगर महिला को कम पेमेंट मिलेगा तो महिला केस नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बात 39 में लिखा है ना। केस कर सकते हैं कैसे, आइए वो भी बताते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा। लेकिन एक बात है, अगर अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पे, अनुच्छेद 15 पढ़िएगा, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती है। जन्मस्थान, ये सब जाति, धर्म, वंश, ये सब था ना जी उस अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, और साथ में समाजवाद को, किसको सर? समाजवाद को, तीनों को, समाजवाद के साथ साथ अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को अगर पढ़ा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, जस्टिसेबल होगा। अगर महिला के साथ कम वेतन का व्यवहार किया जाता है तो महिला केस कर सकती है। 15, 16 और समाजवाद को पढ़ने के बाद पता चलता है, कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछ चुका है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा, जीवन के अच्छे अवसरों को सुनिश्चित करने का प्रदान करेगा। अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 का ए क्या है सर? सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। क्या था? कुछ लोग के पास जब अनुच्छेद आप 22 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो उसमें है क्या कि आपको वकीली सलाह लेने का अनुच्छेद 22 के 3 में मिलेगा कि आप किसी कानून जानकारी से सलाह ले सकते हैं। लेकिन आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो कानूनी सलाह कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे सरकार कहता है कि हम सभी को समान रूप से निःशुल्क कानूनी सहायता देंगे। यदि कोई गरीब रह जाएगा तो उसे सरकारी वकील का प्रावधान उसके लिए किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 39 ए कहाँ पे है? नीति निर्देशक सिद्धांत में है। मतलब अगर निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं दे पाती है सरकार तो क्या केस कर सकते हैं? तो बोलेगा नहीं, केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, अनुच्छेद 21 में बोला गया है निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रयास नहीं, निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या के दौरान आपको लग रहा होगा ये बात गलती, तो हम आपको इस किताब का सारा प्रावधान पढ़ के दिखा सकते हैं। ये एम लक्ष्मीकांत का बुक है, इस पे तो किसी को डाउट नहीं होगा। इंडियन पॉलिटी का भारत का सबसे बड़े राइटरों में से एक है एम लक्ष्मीकांत, समझे। इसमें है निवारक निरोधात्मक, ठीक। देखिए हम एक एक प्रावधान, तो हथकड़ी यहीं पे है, हथकड़ी लगा नहीं सकते हैं। कानूनी संहिता, कैदी को पहाड़ी प्रतिशत दोषी न्यायाधीश अपील अधिकार, अवसर के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सूचना का अधिकार, परिवार ना, ठीक है, जीवन बीमा, शेयर बाजार, शेयर निजता का आश्रय स्वास्थ्य, 14 वर्ष निःशुल्क। हाँ देख रहे हैं ना, 8 नंबर में क्या है? 8वां प्रावधान अनुच्छेद 21 का। आप देखिए अच्छा से, 8वां प्रावधान क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 है ना, तो वहाँ पे भी वही बात है, सेम टू सेम। तो अनुच्छेद 21 का सारा प्रावधान है, 35 प्रावधान है, तो ये एम लक्ष्मीकांत में सेम टू सेम। आप देखिए ये बहुत बड़ा बुक है, आप ये बुक ले लीजिए, या फिर एक और बुक है मेरे पास, पॉलिटी का ही बुक है,
डी बसु भारतीय, हाँ, भारत का संविधान, भारत का संविधान डॉक्टर दुर्गदास बसु, डी बसु का। ये दोनों बुक को अगर पढ़िएगा ना आप, चलिए एम लक्ष्मीकांत को ही पढ़ लीजिएगा तो वही काफ़ी है। डी बसु में तो टिपिकल हिंदी का प्रयोग किया गया है, तब तो पता चलता है कि आखिर बात क्या है 39 और 40 में विवाद कैसे होता है। बहुत बार विवाद हुआ 39 और ये क्या नाम है 39 और 40 से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में बहुत बार विवाद हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या भी अभी सुनाएंगे हम। पहले इसको पढ़ा देते हैं। तो निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, तो अनुच्छेद 21 के तहत ये मौलिक अधिकार भी हो जाता है। तो निःशुल्क कानूनी तो अब चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर दिया है। हम आपको किताब दिखा दिए हैं, आप हमरे पे लांछन नहीं लगाइएगा। तो ये बात है। देखिए तब सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या क्या आता है, यदि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में के कुछ प्रावधानों में विवाद होता है तो ऐसे कंडीशन में मौलिक अधिकार को उचित ठहराया जाएगा और मौलिक अधिकार को ही मान्य दिया जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत को नहीं। समझ में आया? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में अगर विवाद होता है तो हम किसको लेंगे? मौलिक अधिकार को लेंगे। हम मतलब कौन? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार को ही कोर्ट किया जाएगा अगर दोनों में विवाद होता है। तो इसमें और इसमें विवाद होगा तो किसको लिया जाएगा? मौलिक अधिकार को लिया जाएगा। तो मौलिक अधिकार में चला जाएगा, ये सब प्रावधान मौलिक अधिकार में चला जाएगा। 15, 16 संपा ये सब प्रावधान चला जाएगा मौलिक अधिकार में। अनुच्छेद 40 सकते। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? बहुत ईजी है, बहुत वीवीआई है। राज्य ग्राम स्तर पर पंचायतों की स्थापना करेगी। ग्राम स्तर पर सर पंचायत का स्थापना ग्राम्य स्तर पे होता है। गांधी जी का सपना था कि यदि भारत का विकास सचमुच में चाहते हो और समुचित रूप से चाहते हो, समुचित मतलब घरे घर विकास हो भारत का, तो आप गांव को गांव में सत्ता दो, सत्ता का हस्तांतरित करो गांव को, वहाँ पे गांव डेवलप करेगा। तो वही बात है। तो पंचायतों की स्थापना करेगी। गांधी जी का विचारधारा पे यह अनुच्छेद है। गांधी जी का विचार यहीं पे दिखता है। गांधी जी का विचार और कहीं दिख सकता था और बहुत जगह दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन कैसे दिखता? यदि संविधान सभा का एक सदस्य महात्मा गांधी भी रहते हैं तो, लेकिन महात्मा गांधी ठहरे सन्यासी टाइप के आदमी, दंगा भड़क गया था और दंगा को सॉल्व करने के चक्कर में संविधान सभा का ना सदस्य बन पाया, ना संविधान सभा में अपना कुछ बात स्पष्ट रूप से रख पाया, और अचानक उनका सही देहांत हो जाता है। तो ये बात है, देहांत नहीं, वो क्या होता है, आतंकवादियों के हाथों मारा जाता। आतंकवादी ही कहेंगे, क्योंकि मारना किसी भी हाल में, किसी को भी गोली मारना किसी भी हाल में जायज नहीं होता है। अनुच्छेद 40 में क्या है सर? ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 41 क्या है सर? राज्य काम। राज्य क्या है? काम। आप जो काम करते हैं, काम। शिक्षा के साथ साथ बुढ़ापे, शिक्षा के साथ साथ बुढ़ापा में, बीमारी जैसे अभाव की दशा में। देखिए शिक्षा में किसको नहीं अभाव होता है? देखिए आप बोलिएगा आज हमको चाहिए 500 रुपया क्योंकि हमको नोट्स लेना है प्रीतम सर का, लेकिन आपके पास 500 रुपया अवेलेबल नहीं है, तो दिक्कत तो होगा ना जी। तो शिक्षा के साथ अभाव तो हो रहा है ना, अभाव, शिक्षा में अभाव हो रहा है। काम भी, सबको काम मिल रहा है समय पे? नहीं मिल रहा, काम का भी अभाव है। तो काम, शिक्षा और बुढ़ापे में तो बेरोजगारी का अभाव है, क्योंकि आश्रित उम्र हो जाता है वो बुढ़ापा। बुढ़ापा खुद से कमाता है लोग, गरीब लोग कमाता है, लेकिन नचारी न कमाता होगा जी, आश्रित है तब ना, खाने नहीं देता होगा बेटा बेटी तब ना। तो वही बात है। तो बुढ़ापे, बीमारी जैसे अभाव की दशा, अब बीमारी जब बीमार होता है उस समय भी अभाव हो जाता है। तो बीमारी जैसे अभाव की दशा में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यहीं पे है, लोग देखे हैं स्मार्ट कार्ड बन रहा है, और कौन कौन सा कार्ड बन रहा है? स्मार्ट कार्ड, या फिर मनरेगा कार्ड काम के लिए सुनिश्चित कर रहा है 100 दिन का, शिक्षा के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, या फिर बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। सब कुछ यहीं से निकलेगा, समझे? तो ये सब सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? सरकार करेगा, अलग अलग योजनाओं के तहत। वृद्धा पेंशन व्यवस्था है ना, वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, दिव्यांग मतलब विकलांग पेंशन योजना, विकलांग का साइकिल योजना, या फिर विधवा का पेंशन योजना, सब कुछ यहीं पे है। कि क्या है भाई, कि कोई लोग गरीब रह गया है, कोई लोग समाज में पीछे रह गया है, तो उसका
कल्याण हो पाए, तो ये बात अनुच्छेद 41 लिखता है। अनुच्छेद 42 क्या लिखता है सर? राज्य कार्य करने के न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। देखिए जहां पे आप काम करते हैं तो काम का जगह पे न्याय संगत दशा होना चाहिए। ऐसा नहीं सर जहां पे अन्याय हो रहा हो ऐसे जगह पे काम नहीं करवाया जाएगा। काम कहाँ करवाया जाएगा? जहां पे न्याय संगत हो, जस्टिसेबल काम हो, न्याय संगत दशाएं एवं प्रसूति सहायता। जो लोग अब कार्यरत महिला है, प्रसूति है, वो गर्भवती है, तो ऐसे महिलाओं को प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करिए। अब बताइए जो महिला सभी दिन से काम कर रही है होगी किसी कंपनी में, अचानक वो, देखिए ये नेचर है ना, प्रसूति होना, गर्भवती होना, तो ये नेचर है, सभी जीवों में होता है। तो प्रसूति हुई और उसको काम से निकाल दिया गया, तो बताइए जिस समय उसको रुपया की जरूरत था उस समय काम ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में तो खराब स्थिति में हो जाएगा जी। तो बोलता है प्रसूति जब रहेगी तो उस कंपनी का दायित्व बनता है कि उसे सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करें। 200 रुपया नहीं, 50 का दीजिए, लेकिन उसको ये पता चले कि भाई हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, समझे? तो प्रयास तो कीजिए, प्रयास करने का वादा करता है। लेकिन जानते हैं ये चीज को जल्दी उठा के स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार में रख देना चाहिए मेरे अनुसार। कहा कि प्रसूति सहायता सुनिश्चित, ऐसे अनुच्छेद 21 में इसका व्याख्या किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं किया गया है अभी भी। तो अनुच्छेद 21 में होना चाहिए इसका प्रसूति सहायता वाला, समझे? स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, लेकिन प्रसूति सहायता को स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं किया गया। प्रसूति सहायता वहाँ है, लेकिन जैसे अनुच्छेद 21A में स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये मौलिक अधिकार है। उसी प्रकार का सभी प्रसूति को वहाँ पे स्थान देना चाहिए था। ये डिमांड मेरी तरफ से रहेगा सरकार के लिए, समझे? अनुच्छेद 43 चलते हैं। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? देखिए एक बार सुनते रहिएगा ना, दिमाग में आपका बैठ जाएगा। अनुच्छेद 43 क्या कहता है सर? राज्य न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी किसे कहते हैं सर? जिस मजदूरी से हम सर्वाइव कर पाए, समझे? न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। न्यूनतम मजदूरी किसे कहते? इतना मजदूरी चाहिए जिससे क्या होगा, इस महंगाई के दौर पे मेरा भी पालन पोषण हो पाए। तो न्यूनतम मजदूरी उसे ही, न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ये नहीं होता कि 5 रुपया 10 रुपया मजदूरी, नहीं। सर्वाइव होने के लिए कम से कम जितना मजदूरी चाहिए उतना तो मजदूरी हमको चाहिए ही। तो इस मजदूरी देने का प्रयास कौन करेगी? सरकार यानी राज्य करेगी। और श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब समझाइए सर, श्रमिकों का हित, श्रमिकों का हित क्या है भाई? देखिए श्रमिक अनेकों हैं, श्रमिक क्या है? अनेकों श्रमिक है, और कंपनी को चाहिए 10 श्रमिक, समझे? अगर बोलेगा 10 साल से हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अचानक बोलेंगे इस महंगाई के दौर में मेरा न्यूनतम मजदूरी कुछ और बढ़ा दीजिए क्योंकि अब मेरा पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि महंगाई अधिक हो चुका है, तो क्या बोलेगा? तुम यहाँ से भागो, हम दूसरे मजदूर को रख लेंगे, बहुत सारा बेरोजगार घूम रहा है। तो ये हुआ जी। तो बोलता है नहीं, श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करें। श्रमिकों का हित कहाँ कहाँ सुरक्षित हो सकता है? तो वहाँ बात होगा। श्रमिकों का हित किसमें होगा? सभी जगह बात होगा, समझे? तो ये सब बात है। और यहाँ पे समझिएगा 43 का ए जब समझिएगा तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है? राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रयास करेगा। उद्योगों का प्रबंधन, उद्योग का प्रबंधन मतलब रख रखाव, प्रबंधन। उद्योग यहाँ जैसे एनटीपीसी कालगांव चल रही है, तो यहाँ पे बहुत सारा श्रमिक है ना जी, श्रमिक चल रही है ना, श्रमिक काम कर रही है यहाँ पे, तो उस श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए उसमें। यह नहीं कि आज ये श्रमिक है और कल इस श्रमिक को पेमेंट बढ़ाने के बाद करे तो इसको भगा देंगे, दूसरा श्रमिक ले लेंगे, काहे कि बहुत सारा बेरोजगारी। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि श्रमिकों की भागीदारी का प्रयास करेगा भाई सरकार, समझे? कि जो कंपनी में बेचारा जीवन लगा दिया, उस कंपनी के उत्थान के लिए आज 10 रुपया 20 रुपया बढ़ाने के बात कर रहा है, तो उसको भगाइएगा, उसका कार्ड फाड़िएगा, नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, निजीकरण, उसमें इसका साफ साफ उल्लंघन हो रहा है, समझे? कोई श्रमिकों की भागीदारी ही नहीं रही है,
कोविड के बाद तो अचानक बहुत सारा लोग बेरोजगार हो गया, कंपनी वाला उसको दुत्कार के भगा दिया, समझे। तो ये सब श्रमिकों की भागीदारी कहाँ कर रही है, प्रयास कर रही है सरकार। प्रयास करती तो भागीदारी तो होता न जी, फिर से लोग काम पा पाता, लेकिन काम पाया नहीं पाया काम। तो ये बात है। तो 43 और 43 का ए में मजदूर और श्रमिकों के बारे में है कि न्यूनतम मजदूरी मिले और हमको जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ गारंटी मिले, समझे, गारंटी मिले कि हाँ भाई आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो मेरे मरने के बाद अगर आपातकालीन रूप से मेरा मौत हो जाता है तो उस कंडीशन में मेरा बच्चा बीवी है तो वो मेरे पे जो डिपेंडेंट था मेरा परिवार, उसके लिए कुछ राहत राशि होना चाहिए। तो ये सभी बात अनुच्छेद 43 और 43 ए में ही स्पष्ट रूप से मिलेगा। अनुच्छेद 44 क्या कहता है सर, राज्य समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता क्या होता है सर, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून, समझे। भारत में क्या है, हिंदू कोड बिल अलग है, मुस्लिम कोड बिल अलग है, मुस्लिम का जस्टिस अलग रूप से होता है, हिंदू का जस्टिस अलग रूप से होता है संपूर्ण भारत में। लेकिन एकमात्र राज्य गोवा है, गोवा है एकमात्र राज्य ऐसा, ये बाद में पुर्तगालियों द्वारा आज़ाद किया गया, पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। तो गोवा में समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता बस एक राज्य में है, समान नागरिक संहिता बस एक राज्य गोवा में है, बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। राज्य समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगी, मतलब समान कानून, सभी के लिए समान कानून, महिला पुरुष जाति धर्म को बिना देखते हुए समान कानून लाने का प्रयास करेगी, समझे। लेकिन सरकार कई बार समान नागरिक संहिता की बात कर रही है, देखिए कब पास हो जाता है पूरा भारत में। अभी एकमात्र राज्य गोवा में ही समान नागरिक संहिता प्राप्त है। 45 क्या है सर, 45 है राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ये बात अब खत्म हो गया, 14 वर्ष तक जितना भी बच्चा है सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास नहीं करेगा, गारंटी है देना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को हटा करके, लेकिन यह अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। कब सर शामिल किया गया, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 आता है, 2002 आता है। इसी के दौरान इसी समय में 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में अनुच्छेद 21 ए में शामिल किया गया। तो अब यह मौलिक अधिकार हो गया, जस्टिसेबल हो गया। अगर इसका उल्लंघन होता है, जो भी 6 से 14 साल का बच्चा है, अगर उसे सरकार पर पढ़ाई फ्री में पढ़ा नहीं पाता है तो सरकार के खिलाफ में वो बच्चा केस कर सकता है। पहले ये बात नहीं था, ये बात 2002 से लागू हो जाता है जब अनुच्छेद 21 ए में यह बात को रखा जाता है, जिस बात को अनुच्छेद 45 में रखा गया था, समझे। तो इसमें सब ये तो खाली हो गया। 45 तो अब कोई काम है का नहीं, 45 काम का है। तो 45 में क्या बोला, 45 में बोलता है, अनुच्छेद 45 में बोला कि अब 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को यहाँ देखभाल करेगी। जब गर्भवती होती है महिला, उसी समय से उस बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए, देखिए जांच वूच 30 दैट आशा कार्यकर्ता सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मुहैया करवाया जाता है। और 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी के माध्यम से सब पोषाहार मिलेगा उस बच्चों को, उस महिलाओं को, समझे। तो यहीं पे 0 से 6 वर्ष तक रख दिया गया अनुच्छेद 45 में। 0 इसलिए क्योंकि जब गर्भ में ही है वो बच्चा, उसी समय से। समझ में आया ये बात, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 46 चलते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत को आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। 46 क्या कहता है, राज्य समाज के कमजोर वर्ग, समाज में जो कमजोर वर्ग है, जैसे SC ST के हितों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। देखिए SC ST नहीं, कमजोर वर्ग मतलब OBC यहीं पे होगा, OBC होगा, SC ST होगा, SC होगा, ST होगा, EWS, अब तो EWS भी हो जाएगा, समझे, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, समझे। तो सभी के हितों की रक्षा करेगा कौन भाई, सरकार करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 46 के तहत, समझे। जो लोग कमजोर रह गया है समाज में, उसके हितों की रक्षा करने का प्रयास करेगा सरकार। राज्य का ही नाम है सरकार, आप कह सकते हैं सरकार।
क्योंकि राज्य सरकार बोलते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ तो राज्य लिखा है। आप सरकार भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? सरकार भी कह सकते हैं, क्योंकि राज्य ही एक सरकार, राज्य का ही एक अंग सरकार भी है, समझे। लेकिन सिर्फ सरकार अंग है नहीं, चार अंग है राज्य का, नहीं जी। संप्रभुता है, राज्य ये सरकार है, और क्या है सर? भूभाग है, जनसंख्या, ये 4 अंग है। तो ओबीसी, SC, ST, EWS सभी के हितों को क्या करेगा भाई? हितों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में क्या है सर? अनुच्छेद 47 में है, राज्य लोगों को उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध करवाने तथा लोक स्वास्थ्य का प्रयास करेगा। देखिए कितना अच्छा बात है, उच्च स्तरीय पोषण। उच्च स्तरीय पोषण किसे कहते हैं सर? जिस पोषण में, जिस खाना में, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, वो पोषण राज्य भारत के सभी नागरिक को देने का प्रयास करेगा, समझे। ये नहीं कि दाल चावल सब्जी में दे दिए तो उचित पोषण मिल गया, नहीं। उचित पोषण में सप्ताह में 1 दिन अंडा भी होना चाहिए, हरी सब्जी भी होना चाहिए। उचित पोषण के तहत दाल भी अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। ये नहीं कि चना का दाल चल रहा है तो चने का दाल चल रहा है, गेहूँ क्या नाम है, अरहर का चल रहा है तो अरहर का चल रहा है, तो ऐसा नहीं। प्रोटीन के लिए दाल चाहिए और दाल का वैरायटी चाहिए, समझो। कहे कि अलग अलग दालों में अलग अलग प्रोटीन की मात्रा होती है, और अगर विटामिन प्रोटीन और सब कुछ की मात्रा होती है तो उच्च स्तरीय पोषण स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी, समझे। तो लेकिन क्या सर सबको कहाँ मिल रहा है? कहाँ अंडा सबको सरकार द्वारा दे रहा है? देखिए, प्रयास करेगा सरकार। सरकार के पास जितना रुपया होगा उसके अनुसार ना जी। सरकार अगर इसी कामों में लग जाएगा तो अन्य काम तो नहीं हो पाएगा ना, सभी काम ना चाहिए। तो जितना पैसा रहेगा सरकार के पास उसके अनुसार आपको पोषण स्तर दिया जाएगा। देख रहे हैं ढेरों दिन से चल रहा है भोजन, ये ना चल रहा है जी, भोजन नहीं बोलिए इसको, जो गेहूं चावल जो मिल रहा है सब गरीबों को, लगभग 86 लाख हो चुका है कि 86 करोड़ है, उतना 86 करोड़ में है शायद, हाँ 86 करोड़ लोगों को मिल रहा है, 84 या 86 करोड़ को, एग्जैक्ट डाटा हमको भी पता नहीं है। इतना लोगों को गेहूं चावल प्रत्येक महीना दिया जा रहा है सरकार द्वारा, समझे। तो यहीं पे 47 के तहत ही यह बात वर्णित है। तो उपलब्ध करवाने तथा लोक स्वास्थ्य का प्रयास करेगा। सरकारी स्वास्थ्य जानते हैं, सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मुहैया करवाया जाएगा, लोक स्वास्थ्य मुहैया करवाया जाएगा। पोषण तो देंगे, लेकिन अगर पोषण उचित नहीं दे पाए तो आप बीमार पड़ेंगे, तो बीमारी के फलस्वरूप आपका इलाज भी अच्छा से हो पाए तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज का भी प्रावधान अनुच्छेद 47 के तहत है। तो लोक स्वास्थ्य का भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि एवं पशुपालन के सुधार की दशा में प्रयास करेगा। कृषि पशुपालन क्या होता है सर? एग्रीकल्चर और पशुपालन होता है जो आप गेहूं नहीं, गौ पालते हैं, भैंस बकरी ऊंट जो भी पालते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उसमें सुधार। सुअर पालन भी पशुपालन के अंतर्गत आएगा। जितना भी पशुपालन है, पशुपालन के सुधार की दशा में प्रयास करेगा, समझे। और इसी में है दुधारू पशु का हत्या भी नहीं कर सकते हैं, तो गौ माता का हत्या पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगी सरकार अनुच्छेद 48 के तहत। यहाँ पे गौ हत्या ऐसे एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, आप बोलिए दुधारू पशु की हत्या नहीं की जाएगी, क्योंकि दूध चाहिए, क्योंकि दूध इसलिए चाहिए क्योंकि दूध में प्रोटीन है, अब प्रोटीन एक एक व्यक्ति को चाहिए, तो दुधारू पशु का हत्या नहीं कर सकते हैं आप। दुधारू पशु की हत्या पे क्या है? प्रतिबंध है, कि हत्या पर प्रतिबंध है। समझ में आया? तो दुधारू पशु का हत्या पे प्रतिबंध अनुच्छेद 48 ही करता है। अनुच्छेद 48A क्या कहता है? ये अलग से जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या सर? राज्य पर्यावरण संरक्षण, ये जो पर्यावरण का संरक्षण करेगी और तथा वन्य जीव आदि का संरक्षण करने का प्रयास करेगा, समझे। और इसी समय में राज्य सूची में 7वीं अनुसूची में भी संशोधन होके ये बात राज्य सूची में था, इसे समवर्ती सूची में डाला गया। 5 विषय डाला गया था, 66 पहले विषय हुआ करता था, 5 विषय को डाल के समवर्ती सूची में डाल के वहाँ पे सिर्फ अब राज्य सूची में 61 विषय बचा और
समवर्ती सूची में 52 विषय हो गया, तो उसमें पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव आदि का संरक्षण भी था, तो ये भी विषय पहले राज्य सूची के अंतर्गत था, अब समवर्ती सूची में डाल दिया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही, समझे। तो प्रयास करेगा। इसे कब जोड़ा गया सर? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कि पर्यावरण संरक्षण करेगी सरकार, वन्यजीव आदि का संरक्षण करने का प्रयास करेगी सरकार, ये सब बात है। अनुच्छेद 49 क्या है सर? अनुच्छेद 49 है राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कौन है? जैसे 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 खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, नजे मंदिर, ताजमहल, राष्ट्रीय स्मारक जो भी भारत में है उसी के वो सभी स्मारकों का संरक्षण करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय स्मारक में जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जैसे ये क्या नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो मूर्ति हो ही गया, और जैसे महात्मा गांधी का मूर्ति है पटना में, उसका वो भी राष्ट्रीय स्मारक का ही एक अंग है। राष्ट्रीय स्मारक में एक चीज़ और हो जाएगा, ये तेलंगाना के हैदराबाद में जो भीमराव अम्बेडकर का बड़ा मूर्ति में से एक है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो राष्ट्रीय स्मारक जहाँ जहाँ है सर, उसके संरक्षण करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा सर? सरकार करेगा, कि उसका खंडित नहीं हो। देखिए अब नष्ट नहीं कर देगा जी, संरक्षण करेगा उसको। काहे संरक्षण करेगा सर? संरक्षण करेगा ना तो टूरिस्ट क्या देखने आएगा? आपका मुंह नहीं, वही सब ना देखने के लिए आता है। तो विदेश से टूरिस्ट आएगा, तो टूरिस्ट एक बहुत बड़ा आर्थिक डेवलप का योगदान करता है, समझे, आर्थिक डेवलप करता है टूरिस्ट। तो टूरिस्ट लोग आएगा यही सब देख के, सॉरी कलम गिर गया, यही सब देख के आएगा, तो उसका संरक्षण करेगा, रख रखाव साफ सुथरा करेगा, तब ना आएगा लोग जी। गंदा जगह थोड़ी देखने के लिए आएगा आपका। अनुच्छेद 50 क्या कहता है ये समझते हैं। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक्करण यानी अलग करने का प्रयास करेगी। पृथक्करण मतलब अलग करना होता है। तो पृथक्करण करने का प्रयास सरकार करेगा। किसको सर? कार्यपालिका और न्यायपालिका को। कार्यपालिका किसे कहते हैं? मंत्रिमंडल को ही कार्यपालिका कहा जाता है। मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? जैसे प्रधानमंत्री की अगुवाई में विदेश मंत्री, ये क्या नाम है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, अन्य सारा भी मंत्री, सभी मंत्री से मिलके क्या बनता है? कार्यपालिका। न्यायपालिका किसे कहते हैं सर? जहाँ पे जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब न्यायपालिका है। अब बताइए सभी विधान, यहाँ MP ML, यहाँ पे जो मंत्री लोग और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ये दोनों मतलब होता है ना, चोर है सिपाही है, तो चोर और सिपाही दोनों साथ में काम करेगा तो चोरी तो पनपेगा जी। मान लीजिए ये क्या मंत्री लोग का फोन आ जाएगा न्यायपालिका में, भाई मेरा भगना ऐसे कर रहा है। देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका में उचित समन्वय के चलते ही आज महिला पहलवान धरना दी है। हम ये नहीं कहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, हम किसी को जस्टिस नहीं कर रहे हैं, हम न्यायाधीश नहीं है जस्टिस कर रहे हैं, लेकिन उचित न्यायिक जांच तो होना चाहिए। गिरफ्तारी तो एटलीस्ट होना चाहिए था। गिरफ्तार होने के बाद एटलीस्ट उसका जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसको किससे डर है ना। लेकिन क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पे एक दूसरे का पकड़ है। तो न्यायपालिका ना समन्वय जारी करता है, कार्यपालिका का फोन आ जाता है यहाँ पे, न्यायपालिका फाइलें भी नहीं आगे बढ़ाता है। अगर ये ऑर्डर दे दे ना कल तक में गिरफ्तारी होना चाहिए, क्या नाम है व्यक्ति का हो, समझे, तो कल तक होना चाहिए इसका गिरफ्तारी, तो एकदम होगा समझे। न्यायपालिका के ऑर्डर पे गिरफ्तारी तुरंत हो सकता है, लेकिन क्या है दोनों भी साथ में मिलकर काम कर रहा है वर्तमान में। तो महिला पहलवान धरना दे बैठी है, समझे। किसी को लग रहा होगा कि महिला पहलवान गलती है, महिला पहलवान का गलती था, या फिर कौन सिंह है भूल रहे नाम देखिए पढ़ता लाइट इतना जल रहा है ना, उसका नाम नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से। और हम ये सब खबर बहुत कम देखते हैं, काहे कि हम देखते हैं चारों तरफ सब कोई त्रस्त है, सबको देखते हैं ना, फिर उसी में लग जाते हैं, अपना मेन काम मेरा छूट जाता है, इसलिए वो सब काम न्यूज को कम देखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, नहीं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं नाम है, क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री बोल दिए, सॉरी, समझे। तो वो सब है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका
का पृथक्करण करने का प्रयास सरकार करेगी। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति के अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 कहता है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति। देखिए भारत में बहुत काम तो कर ही दिया, पशुपालन, वन्यजीव संरक्षण, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दिया गया, मजदूर के हितों की बात कही गई, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सभी मुद्दों पे बात करके कार्यपालिका न्यायपालिका को भी पृथक्करण कर दिए, पंचायती राज का भी स्थापना कर दिए, सब कुछ करिए दिए, स्मारक को भी अच्छा रख दिए। तो अब क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाल करने का, अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा सरकार। अंतर्राष्ट्रीय शांति किसे कहते हैं सर? हम किसी देश पे आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यह बात कहाँ है? नीति निर्देशक सिद्धांत में है। अगर हम इस बात का पालन नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं कि हमरे पे केस कोई करेगा, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात नीति निर्देशक सिद्धांत में है, समझे। यदि कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण करता है तो फिर हम डट के सामना करेंगे उसका। तो ये बात है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अभिवृद्धि का जो बात है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत में जो जस्टिसेबल नहीं है, जो वाद योग्य नहीं है, समझे। तो ये था नीति निर्देशक सिद्धांत। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा, और मज़ा तो आता ही होगा। ध्यान से सुनेंगे, एक दो बार देखेंगे, समझेंगे तो ढंग से सब कुछ समझ में आएगा। देखिए पकड़ होना चाहिए था सब्जेक्ट पे, ग्रीप पे पकड़, ग्रीप बनना चाहिए। जैसे अनुच्छेद कमजोर वर्गों के, SC ST के हितों की बात कर रहा, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि अनुच्छेद 46 में ये बात है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये बात है कमजोर वर्ग SC ST के हितों को सुरक्षा कहाँ पे मिल रहा है भाई? नीति निर्देशक सिद्धांत में मिल रहा है, जो है जस्टिसेबल नहीं है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि अनुच्छेद एक और से रटना जरूरी है। अनुच्छेद तो आप 2-4 अनुच्छेद इसमें से इम्पोर्टेंट बता देते हैं। कौन कौन सा अनुच्छेद है भाई? इसमें से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 37 नंबर है। उसके बाद है सर 39 का D है, 39 का समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 है इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 44 है इम्पोर्टेंट, समान नागरिक संहिता, समझे। अनुच्छेद 45 इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब वो मौलिक अधिकार में चला गया है, तो अनुच्छेद 21 से इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझे। अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 इम्पोर्टेंट है, उसमें भी अनुच्छेद 48 का A इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 49 इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 50 और 51 दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये सब था आज का क्लास। कैसा लगा प्रतिक्रिया दीजिएगा। और मेरा 7 से लगभग ये वीडियो पोस्ट होता है। 8 बजे बिहार पुलिस का लाइव सेशन चलता है, तो उससे भी आप लोग जुड़िए। चलिए फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।